अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँगी, आप मेरे चैनल डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक भी हमारे प्रीवियस टॉपिक oogenesis के मैकेनिज़्म से रिलेटेड है कि हमने oogenesis में स्टडी किया था कि एग की प्रोडक्शन में कौन कौन से जो हैं वो सेल्स शामिल हैं और किस तरह एग की प्रोडक्शन ओवरी में होती है और फिर वहाँ से ओवुलेशन के ज़रिए एग जो है वो ओवरी के थ्रू ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में आ जाता है और फिर मज़ीद उसका जो है वो प्रोसेस तब चलता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, मीन्स ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में स्पर्म की अवेलेबिलिटी हो तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फिर मज़ीद मियोसिस 2 का फेज़ जो है मेटाफेज़ 2 वो प्रोसीड करता है। अदरवाइज़ जो है वो उसके अलावा जो सिचुएशन है उसको आज हमने स्टडी करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आज हमने स्टडी करना है कि एग की प्रोडक्शन जो है वो एक साइक्लिक एक्टिविटी के थ्रू हो रही है, जो कि जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। होनी यहाँ पर भी एग की प्रोडक्शन है, इसीलिए हमने रेफरेंस oogenesis का लिया, यानी हमारे अभी प्रीवियस लेक्चर का, और हम इसे सिक्वेंशियल वे में लेके चल रहे हैं ताकि जो है एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स आपको जो है वो अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से होते रहें। तो सबसे पहली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की के इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। ये एक हमारे पास साइक्लिक एक्टिविटी है फॉर एग प्रोडक्शन। कैसे है अब इसको हमने स्टडी करना है। इसकी साइट को अगर हम पहले देख लें, की साइट, तो जो ओवरी में इसका जो परफॉर्म हो रहा है फंक्शन या जो भी इसका रोल है या साइकिल जो हमारे पास ओवरी में टेक प्लेस हो रहा है उसे हम ओवेरियन साइकिल कहेंगे और जो यूट्रस में होगा उसे यूट्राइन साइकिल बोलेंगे। ये दो हो गई इसकी साइड जो कि साइमल्टेनियसली इन दोनों जगह पर आकर हो रही हैं। फिर इसके ऑनसेट की बात करें तो एट प्यूबर्टी, ये हमारा बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक पॉइंट था। मीनार की उस जो है कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो है वो प्यूबर्टी के तक जो है वो एक फ़ीमेल पहुंच जाती है और तब ये साइकिल जो है उसमें कंटिन्यू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। फिर है पीरियोडिसिटी एंड, मीन्स कि इसका एंड कब होता है, क्योंकि एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, इसकी एक टाइमिंग है, एक पर्टिकुलर इसका जो है वो फेज़ होता है। तो ये 28 डेज़ में जो है वो कंप्लीशन इसकी होती है और उसके बाद दोबारा इनिशिएशन होती है। अगर स्टेजेस की बात की जाए कि इनमें कौन कौन से स्टेजेस शामिल हैं, 28 डेज़ के दौरान जो स्टेजेस शामिल होते हैं और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है या इस साइकिल का या इस साइक्लिक एक्टिविटी का फॉर एग प्रोडक्शन, तो उसमें जो फेजेस शामिल है सबसे पहले है फॉलिकुलर फेज़। इन फेजेस को हमने डिस्कस करना है आज। सिर्फ हम इसका जो है वो फेजेस के नाम को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फेजेस के नाम हमें किस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज ओवुलेशन, उसके बाद लूटियल फेज, देन मेंस्ट्रुएशन इवेंचुअली। फॉलिकुलर फेज हमें पता है कि इंटीरियर प्यूबर्टी जो है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम मिनार्की कहते हैं, वहाँ से जो है इंटीरियर प्यूबर्टी से फॉलिकुलर जो है वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज़ होता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं वो ओवरी में मौजूद फॉलिकल सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है और उनमें से कुछ सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और प्राइमरी ओगोनियम जो है वो बनाते हैं। तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड होते हैं और उसके बाद एक को ही जो सबसे उनमें बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है कि उसे मज़ीद आगे लेके चला जाए, प्राइमरी ऊस साइट बनाए और प्रोसेस को मज़ीद प्रोसीड करवा के मियोसिस 1 देन मियोसिस 2 में जाके डिफ्रेंसीशन के प्रोसेस में शामिल हो। उसके बाद जब वहाँ पर फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं मेच्योर होके, तो उसमें से एग जो है मीन्स जिसे हम ओवम कहते हैं वो ओवरी में आ जाता है और उसके बाद वो ओवरी से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में मूव कर जाता है और उससे उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं, इस फिनोमिना को, जो एट द पर्टिकुलर टाइम जो है वो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम ओवरी टू ओविडक्ट। उसके बाद लूटियल फेज़ आती है। वो क्या फेज़ है? लूटियल फेज़ को स्टार्ट करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो हमने कल डिस्कस किया वो इंक्लूड होता है और ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस करता है, मीन्स कि ये इंड्यूस करवाता है ओवुलेशन को। कैसे कि जो हमारे पास रप्चर्ड फॉलिकल था जिसमें से ओवम जो है वो रिलीज़ हो चुका था, उसकी ल्यूटिनाइजेशन होती है
और उससे एक ग्लैंडुलर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है जो एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करता है और अपनी सिक्रीशन देता है, और उसकी सिक्रीशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इन फीमेल, और ये प्लेसेंटा जो है उससे भी रिलीज़ होता है, और साथ ही साथ कॉर्पस लुटियम एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। रप्चर्ड फॉलिकल की ल्यूटिनाइजेशन पे वो बनता है, और येलो ग्लैंडुलर कॉर्पस लुटियम के स्ट्रक्चर से जो रिलीज़ होने वाला हार्मोन है वो इवेंचुअली हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन आता है। और उसके बाद जो है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारे पास जो है जब तक रहेगा तो वॉल्स जो है यूट्रस वॉल वो जो है बरकरार रहेगी, लेकिन जैसे ही उसका जो है वो लेवल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम जो है एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो रिड्यूस होता जाएगा साइज़ में, और उसकी साइज़ रिड्यूस होने से या उसकी जो है वो ख़त्म होने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्राइमरी सोर्स था, और जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डाउन जाएगा यूट्रस वॉल जो है वो ब्रेक कर जाएगी और हमारा मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस इवेंचुअली स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज कॉर्पस लुटियम। हमारे पास प्लेसेंटा जो है वो भी एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्राइमरी सोर्स है वो भी प्रोजेस्टेरॉन का, लेकिन हमने प्राइमरी सोर्स को लिखते हुए कॉर्पस लुटियम ही क्यों लिखा प्रोजेस्टेरॉन का? इसलिए क्योंकि सबसे पहले कॉर्पस लुटियम बनेगा, कॉर्पस लुटियम जो है वो ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल का जो है वो एबिलिटी जो है कि एक जो है प्लांटेशन कर सके जाइगोट की, और उसके बाद प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, फिर जाके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है उस जो है वो सोर्स से। तो प्राइमरी सोर्स जो उसकी फर्स्ट सोर्स है वो कॉर्पस लुटियम है जो मेन है, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो होता है। तो अगर हम रेगुलेशन की बात करें, ये हमारा जो है 5th पॉइंट है। रेगुलेशन मीन्स इस पूरे साइकिल को रेगुलेट करने में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं ये वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। FSH वही जो फॉलिकल की स्टिमुलेशन करवाता है कि वो प्राइमरी यूज साइट बनाए, और उसके बाद एक सिलेक्टेड ओवोगोनियम को जो है वो कंटिन्यू करवाया जाता है प्रोसेस में कि वो प्राइमरी यूज साइट बना के मेयोसिस 1 और 2 में शामिल हो। फिर एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंड हार्मोन है, और ये इसी सीक्वेंस के साथ अपना रोल प्ले करते हैं जिस सीक्वेंस के साथ रेगुलेशन के फेज में मैंने लिखे हैं। FSH के बाद एस्ट्रोजन जो है वो अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपना रोल प्ले करेगा, और लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन जो कि कॉर्पस लुटियम से सिक्रीट होता है वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगा फीमेल की बॉडी में। अब डिस्टर्बेंस क्या है इस साइक्लिक एक्टिविटी को जो डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो फैक्टर्स जो इस डिस्टर्बेंस को में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है फर्स्ट हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस हो, अगर कोई भी इनमें से हार्मोन जो है वो डिक्रीज़ हो या इंक्रीज लेवल में प्रोड्यूस हो, लिमिटेड ना हो, तो तब ये कॉज हो सकती है कंडीशन मैल न्यूट्रिशन। मींस अगर कोई फीमेल डाइटिंग कर रही है, बैलेंस डाइट नहीं ले रही, जो उसकी रिक्वायर्ड और लिमिटेड जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको पूरा नहीं कर रही है, तब भी ये कंडीशन कॉज हो सकती है। या स्ट्रेस से कोई मायूसी या कोई भी सिचुएशन जिसमें फीमेल की बॉडी स्ट्रेस्ड हो, तब भी ये साइक्लिक एक्टिविटी में फ़र्क आ सकता है, और इन 28 डेज जो है वो उनमें चेंज आ सकता है, फ्लक्चुएशन कॉज हो सकती है, शायद वो प्रोसीड कर जाए या शायद वो जो है वो इनसे पहले जो है ये कॉज हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे जो साइक्लिक एक्टिविटी के डेज़ को जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। और भी बहुत से फैक्टर हैं मगर मेन 3 ये थे। अगर हम इसके फेजेस की बात करें और साथ ही साथ इसकी टाइमिंग की, डेज़ की, तो सबसे पहले है फॉलिकुलर और प्री ओव्यूलेटरी फेज़। इस बात पे गौर करें, प्री ओव्यूलेटरी फेज़ हमारे पास जो है यानी ओवुलेशन के प्रोसेस जो कि ओवरी में ओवम के रिलीज़ होने का जो है ओविडक्ट का जो है वो फिनोमिना है, उससे पहले की स्टेज यानी प्री ओवुलेटरी फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़ बी से कहते हैं। ये 7 to 13th डे में होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने फर्स्ट और से 7 डे का क्यों नहीं जिक्र किया यहाँ पर। 7 to 13 डे जो है इन 28 डेज़ की ड्यूरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये फेज़ होगा, और इन्हीं दिनों के दौरान जो है फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन FSH, और उसके बाद जो है स्टिमुलेशन के बाद जो है प्राइमरी oocyte बनेगा, फिर सेकेंडरी oocyte, साथ पोलर बॉडीज़ भी बनेंगी, और उसके बाद इवेंचुअली हमारे पास ओवम आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन है। ओवम हमारे पास आ चुका है इस कंडीशन में। अब ओवुलेशन होगी, मींस के हमारे पास जो ओवुलेशन का प्रोसेस है यानी ओवम का
फॉलिकुलर फेज़ में बनने के बाद ओवरी से ओविडक्ट में मूव करना, वो ओवुलेशन का प्रोसेस है, फिर वो होगा और वो होगा 14th डे में। ये हमारे पास जो है ये 14th डे पर ये ओवुलेशन अक्कर होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 14th डे पर ओवुलेशन हुई है। फिर लुटियल और पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ यानी कि लुटिनाइजेशन होगी। अब रप्चर्ड फॉलिकल की जो ओवम रिलीज़ कर चुका है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ ओवुलेशन के बाद का फेज़, और ये 14 to 28 डे तक चलता है, यानी इसमें यूटिलाइजेशन होती है ऑफ द रप्चर्ड फॉलिकल। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से इसमें इतनी जो है वो दिन लगते हैं, और ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। ये वैल्यूज़ फ्लक्चुएट कर सकती हैं लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी। फिर इवेंचुअली जो है प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा कॉर्पस लुटियम के जो है वो उसके हम कह सकते हैं कि उसके साइज़ को रिड्यूस होने की वजह से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं अकर हुई, तो तब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा जो 1 to 7 डेज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में मेंस्ट्रुअल फेज सबसे फर्स्ट होता है, तब बाद में ये कंडीशन आती है। लेकिन अगर हम बात करें अगर किसी ऐसी फीमेल की जिसमें फ़र्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ है, तो ये कंडीशन जो है वो चलेगी। कैसे कि फॉलिकुलर और प्री ओवुलेटरी फेज, उसमें ये कंडीशंस आएंगी, फिर ओवुलेशन होगी, फिर लुटिनाइजेशन, देन मेंस्ट्रुअल फेज। लेकिन अगर एक फीमेल जिसमें बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका हुआ है, उसमें सबसे पहले जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज होगा और उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होंगे। इसीलिए हमने लिखा कि 1 to 7 डेज़ ये प्रोसेस चलता है। फिर जैसे ही ये फेज़ रुकता है तो साथ ही उन 28 डेज़ का जो है वो ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये जो है वो तीनों फेज़ कंटिन्यू हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाती है, और यूं ही ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है टिल द एज ऑफ 45 to 50। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसमें जेनेटिक भी आ सकता है, इसमें जो है वो फैक्टर, तो वो डिफरेंट फीमेल्स में डिफरेंट जो होते हैं फ्लक्चुएट करती रहती हैं ये 28 डेज़। तो उसी के मुताबिक जो है वो एज भी फीमेल की, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, जिसमें ये स्टॉप हो जाता है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये फेजेस हैं जो कंटिन्यू रहते हैं टिल अप टू द एज ऑफ 45 to 50। हमने गैप इसमें इतना रखा है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये फ्लक्चुएट हर फीमेल में करती रहती है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्कस किया जो एग की प्रोडक्शन करता है, और उसकी कुछ फेजेस को। कल हम इंशाल्लाह इसके फेजेस के जो आज नाम और हमने इनकी ड्यूरेशन को डिस्कस किया है, कल हम इनको थॉरोली डिस्कस करेंगे, और इनमें जो हार्मोन्स हमारे पास सिक्वेंशियल वे में इन्वॉल्व हैं उनके भी रोल को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।